फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ट में। और आज हम बात करेंगे कि कम से कम समय में नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई किया जाए। दोस्तों, पिछली 2-3 वीडियोस में हमने बात करी हिंदी साहित्य से नेट का जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है और उसमें कौन सी इकाई लगी है, टेक्स्ट क्या क्या है, उन सब की हमने बात करी। आज हम बात करेंगे कि खुद से सेल्फ स्टडी करके नेट का एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई किया जाए। वैसे तो हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत सी कोचिंग क्लासेस हैं जो ऑनलाइन भी आपको ये सुविधा प्रोवाइड करती हैं, ऑफलाइन भी क्लासेस आपके एरियाज़ में होंगी, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ तक नहीं जा पाते। तो सेल्फ स्टडी से आप जेआरएफ का एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करें, इसकी आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछली क्लासेज में बात करी थी, आज हम एक बार फिर से उसकी समरी देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य से जब हम नेट की बात करते हैं तो हिंदी साहित्य में 10 यूनिट हमारे सामने है। उन 10 यूनिट का एक बार हम फिर से समरी देख लेते हैं। पहली यूनिट है हिंदी भाषा और उसका विकास, दूसरी है हिंदी साहित्य का इतिहास और साहित्य की गद्य विधाएं, तीसरी यूनिट है साहित्य शास्त्र, चौथी यूनिट है वैचारिक पृष्ठभूमि, पांचवी यूनिट है हिंदी कविता, छठी है हिंदी उपन्यास, सातवीं है हिंदी कहानी, आठवीं है हिंदी नाटक, नौवीं है हिंदी निबंध और 10वीं है आत्मकथा जीवनी तथा अन्य विधाएं। ये हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य से जो हम नेट का पेपर देते हैं, तो जो हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है उसमें जो 10 यूनिट लगी है उनकी बात करते हैं। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि एक फर्स्ट पेपर भी हमारे लगा होता है जिसमें 10 यूनिट है और हर यूनिट से 5 क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट यूनिट के लिए क्या किया जाए। दोस्तों, फर्स्ट पेपर के लिए क्या किया जाए। फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट है जो अलग अलग एरियाज की हैं। जैसे ये तो हिंदी साहित्य की यूनिट है तो ये हिंदी से रिलेटेड है, लेकिन फर्स्ट पेपर में जो 10 यूनिट है उनमें से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। तो इनके लिए मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप पर्टिकुलर यूनिट वाइज अलग अलग बुक्स पढ़ने की बजाय मार्केट में काफी सारी किताबें हैं जो पूरे कंप्लीट फर्स्ट पेपर की तैयारी करवाती हैं, उनको हम देख सकते हैं। इस कड़ी में हम देखें तो 2 किताबें महत्वपूर्ण हैं। एक है दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर के नाम से ही, फर्स्ट पेपर नेट। ये दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है जो दृष्टि कोचिंग दिल्ली में जो चलती है उनका पब्लिकेशन है और उन्होंने ये बुक पब्लिश करी है। तो इसमें उन्होंने क्या किया है कि जो 10 यूनिट है उन 10 यूनिट को एक सार रूप में हमें समझाया है और उसके बाद क्वेश्चंस की एक पूरी जिसको हम बोल सकते हैं अच्छा खासा इसमें क्वेश्चन बैंक हमें दिया गया है। तो ये किताब इस कड़ी में महत्वपूर्ण हो सकती है कि आपको नेट के पेपर की तैयारी करनी है तो पहला पेपर आप कैसे क्रैक करें। और दूसरी किताब जिसका मैं नाम लेता हूं वो है केवीएस मदान और अंशुबाला मदान की एक किताब आती है। इसमें भी सेम यही पैटर्न है, 10 यूनिट है और इन 10 यूनिट वाइज इन्होंने चीज़ों को हमारे सामने डिस्क्राइब किया है और उसके बाद क्वेश्चन दिए गए हैं जिससे स्टूडेंट इन क्वेश्चन को देख सकता है और इन क्वेश्चन को हल करके वो खुद का अंदाजा लगा सकता है। दोस्तों, हिंदी से जब नेट की बात आती है तो हम देखते हैं बहुत से स्टूडेंट हमें ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि सब्जेक्ट में तो मेरे 70-80 क्वेश्चन सही हो गए, लेकिन फर्स्ट पेपर मेरा बहुत कमजोर है जिसमें मैं पासिंग मार्क भी नहीं ला पाया। तो उनकी वजह से उन लोगों का जेआरएफ नहीं हो पाता। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि अगर आपको हिंदी में जेआरएफ करना है तो आपका जेआरएफ फर्स्ट पेपर ही करवाएगा। आप सब्जेक्ट में स्कोर बना सकते हैं, सब्जेक्ट से आप उस पूरी लड़ाई में आ सकते हैं, पेपर पास करने की जो फाइट है उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको जेआरएफ करना है तो आपको फर्स्ट पेपर में स्कोर करना ही पड़ेगा। और इसके लिए मिनिमम आप मान के चलिए कि आपको 30 के आसपास, लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए। तो ये 30 क्वेश्चन सही करने के लिए 2 ऑप्शन आपके पास कि 10 यूनिट है, 10 यूनिट की आप 10 उनके जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक्स है वो पढ़ लें, या फिर आप किसी भी एक अच्छी गाइड को चुन लीजिए, एक अच्छी गाइड चुन लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप 10 अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स पढ़िए या फिर आप 10 अलग अलग लोगों से जाके पढ़िए, लेकिन एक चीज पढ़िए और उसको ढंग से पढ़िए। तो आप चाहे केवीएस मदान को ले लें या दृष्टि पब्लिकेशन को ले लें, इस बुक के माध्यम से मुझे लगता है कि फर्स्ट पेपर में आप 30 और इससे ज्यादा का आंकड़ा कवर कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके 40 से ज्यादा भी स्कोर होता है फर्स्ट पेपर में, 45 के आसपास भी होता है। उन लोगों की बात मैं नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको जेआरएफ क्वालिफाई करना है, जैसे तैसे करके उनका यह है कि हमारा जेआरएफ हो जाए। तो जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए पहली प्रायोरिटी है कि फर्स्ट पेपर में कम से कम 30 सवाल हमारे सही होने चाहिए।
दूसरी चीज, अब हम बात करें अगर हिंदी सब्जेक्ट की, तो हिंदी सब्जेक्ट में हमारे पास 10 यूनिट है। इन 10 यूनिट को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहली 4 यूनिट को हम एक तरफ रखेंगे और अगली जो 6 यूनिट है उन 6 यूनिट को हम दूसरी तरफ रखेंगे। इनको 2 भागों में क्यों बांटा, देखिए समझिए। सबसे पहले आप यूनिट को देखिए। पहली यूनिट है हिंदी भाषा और उसका विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। तीसरी यूनिट है साहित्य शास्त्र और चौथी है वैचारिक पृष्ठभूमि। 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जो यूनिट है उसमें क्या है, हिंदी कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, आत्मकथा, हिंदी निबंध, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। ये जो अगली 6 यूनिट है ये पाठ है, टेक्स्ट जो हमारा लगा है वो टेक्स्ट हमें पढ़ना है। तो इसके लिए कैसे तैयारी करनी है, और ये जो पहली 4 यूनिट है सैद्धांतिकी जो है इसकी हमें कैसे तैयारी करनी है, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट पेपर की बात करी अब तक कि फर्स्ट पेपर में हमने 2 किताबों की बात करी। दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है और दूसरी आती है केवीएस मदान और अंशुबाला मदान की फर्स्ट पेपर की बुक आती है। इन दोनों में से कोई भी एक किताब आप लीजिए और उसकी अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए, तो आपका फर्स्ट पेपर का स्कोर 30 के आसपास होने के जब चांसेस बन जाते हैं तो आप जेआरएफ की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। इससे पहले क्या होता है कि आप स्कोर कर रहे हैं, नेट आपका निकल जाएगा, लगातार आपका नेट निकलता रहता है, लेकिन जब तक फर्स्ट पेपर में स्कोर नहीं बनता आपका जेआरएफ 1 नंबर से 2 नंबर से रुकता रहता है। उसका कारण क्योंकि यहां पर जब आप स्कोर करते हैं तो आप उन लोगों से अपने आप आगे आ जाते हैं जिनको गणित नहीं आती है, जिनको रीजनिंग नहीं आती है, जिनका सामान्य ज्ञान कमजोर है। तो वो लोग कहीं ना कहीं इस दौड़ में पिछड़े होते हैं और वो यहां पर कवर करने की कोशिश करते हैं। जबकि हिंदी जो सब्जेक्ट है वो सबका जो जेआरएफ की कैटेगरी में खड़ा है या जो नेट की कैटेगरी में खड़ा है उन सबका लगभग बराबर होता है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है तो अपने पास केवल यही 50 सवाल बचते हैं फर्स्ट पेपर के। इन 50 में से अगर आपने 30 सवाल सही कर लिए तो आप जेआरएफ की दौड़ में आ जाते हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट का सामान्य जो पेपर है अपनी सामान्य तैयारी के हिसाब से आप उसको दीजिए और आप जेआरएफ की रेंज में चलते रहते हैं। तो फर्स्ट पेपर में हमने बात करी दृष्टि पब्लिकेशन और मदान की। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर जो कि हमारा सब्जेक्ट का पेपर है, जो कि मुख्य पेपर है, जो 100 क्वेश्चन का हमारा एक बड़ा पोर्शन है। तो इस पर हमें बात करनी है। इसमें भी 10 यूनिट थी और इसमें भी 10 यूनिट है, लेकिन इसका पोर्शन बहुत बड़ा है, इसमें पार्ट बहुत बड़ा लगा है। तो अब हम बात करते हैं कि सेकंड पेपर की तैयारी कैसे करी जाए। इसमें हम यूनिट वाइज चलते हैं। पहली यूनिट है हिंदी भाषा और उसका विकास। देखिए इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, भाषा विज्ञान। भाषा क्या है, भाषा का विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, राजभाषा अधिनियम और इन सब चीजों की हम बात करेंगे। इसमें 2 किताबें मुख्य रूप से हमें ध्यान में रखनी है। एक तो है भाषा विज्ञान, ये किताब है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की। भोलानाथ तिवारी हिंदी के एक बहुत बड़े भाषाविद रहे हैं। तो भाषा विज्ञान इनकी किताब है और दूसरी किताब है भाषा विज्ञान एवं भाषा शास्त्र। यह किताब है कपिल देव द्विवेदी की। ये दोनों किताबें भाषा विज्ञान में अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि भाषा विज्ञान आपका जो टॉपिक है, पहली यूनिट जो है हिंदी भाषा और उसका विकास, वो अपने आप में यहां से आपकी तैयार हो जाएगी। इसके अलावा कुछ अधिनियम है, राजभाषा अधिनियम वगैरह, उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ये दोनों किताब भाषा विज्ञान से जुड़ी है। एक सवाल होता है कि कौन सी किताब हमें पढ़नी चाहिए, अच्छी किताब कौन सी है और बुरी किताब कौन सी है। देखिए हर लेखक का लिखने का अपना एक पैटर्न होता है, उनकी अपनी एक भाषा होती है। अब वो किताब चुनिए जो आपको समझ में आती है। दोनों लेखक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, भोलानाथ तिवारी बहुत बड़ा नाम है, कपिल देव द्विवेदी बड़ा नाम है, लेकिन इनमें से आप किसको आसानी से समझ पाते हैं। तो ये 2 किताबें हैं, इनमें से आप कोई भी किताब पढ़िए और आपकी पहली यूनिट लगभग कवर हो जाएगी। दूसरी यूनिट है हिंदी साहित्य का इतिहास व साहित्य की गद्य विधाएं। जब हम हिंदी से जेआरएफ या नेट के पेपर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा पोर्शन उसमें जो हमें पढ़ना पड़ता है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य के इतिहास में भी हम क्या पढ़ें। जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें अपने आप में
इतिहासों की परंपरा की अगर बात करें तो एक लंबी परंपरा है। कितने लेखक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, गारसा दत्तासी से लेकर और आज तक हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे जा रहे हैं। लेकिन इतने इतिहास ग्रंथों में हमें वही पढ़ना है जो हमारे काम का है, जिसमें से सवाल बनते हैं और जिसमें से ऐसा हम पढ़ें कि अपने नोट्स बना के और उन सवालों को हम हल कर सकें। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल की। इनकी किताब का नाम है, या इनकी इतिहास किताब पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो स्कूल एग्जाम हो, टीचिंग का एग्जाम हो, या फिर नेट का एग्जाम हो, या कॉलेज लेक्चर का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ये किताब मूल मंत्र है। यहां से इतने सवाल पूछे गए हैं और सीधे सीधे सवाल पूछे गए हैं, पंक्तियां उठाकर पूछी गई हैं कि फलानी विधा के बारे में या फलाने रचनाकार के बारे में आचार्य शुक्ल ने क्या बोला है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं कि फलाने रचनाकार के बारे में आचार्य शुक्ल ने क्या बोला है। तो इनकी पंक्तियां एज इट इज उठा के पूछी जाती हैं, और जितनी भी पंक्तियां पूछी जाती हैं उनमें से अधिकतर का जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल होता है। ऐसा नहीं है कि केवल इसी इतिहास ग्रंथ से पूछी जाती है, और भी इतिहास ग्रंथ है जहां से पंक्तियां पूछी जाती हैं, लेकिन यहां से आपको 80%, 70 to 80% क्वेश्चन जो कि पंक्तियों से जुड़े हैं वो आपको इस एक किताब से मिल सकते हैं। तो ये किताब मूल मंत्र है हिंदी साहित्य से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम के लिए, तो इस किताब को हमें जरूर पढ़ना है। अब कुछ लोग बात करते हैं कि ये किताब समझ में नहीं आती है, तो ऐसे में क्या किया जाए। एक और किताब है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। संवेदना का विकास, ये है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये किताब आपको इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद आप आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसको पढ़ने के बाद आपको जो आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है और इनकी जो विचारधारा है, इनको समझने का एक नजरिया मिलता है, एक दृष्टिकोण मिलता है। तो इसलिए ये किताब हमें पढ़नी चाहिए। तो ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात हुई। इसके अलावा एक और रचनाकार हैं जिनको हमें जरूरी है कि उनको नेट के पेपर के लिए पढ़ा जाए, क्योंकि उसमें बहुत से फैक्ट ऐसे हैं जो आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में नहीं है। यह है डॉक्टर नगेंद्र। इनका है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये एक संपादित पुस्तक है। ये किताब हमें क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि एक सवाल ये उठता है कि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही मूल है और यहाँ से सवाल लगातार बनते हैं तो फिर हम दूसरी किताब क्यों पढ़ें? वो इसलिए क्योंकि आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ लिखा गया 1929 में और इसका दूसरा संस्करण 1941 में आता है। इसके बाद भी साहित्य में बहुत सी नई चीजें जुड़ती हैं। ये तो 1941 तो छायावाद और प्रगतिवाद के आगमन का जो दौर था वहां तक का समय है। इसके बाद भी साहित्य में कई नई धाराएं आती हैं। साहित्य में गद्य साहित्य जो है वो नए आयामों को छूता है। उस पत्रकारिता में रोज अनेक नए पत्र पत्रिकाएं जुड़ते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर हमें डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ना चाहिए, क्योंकि 1929 के बाद का हम कहां से देखेंगे? 1929 के बाद का, या यूं कहें कि छायावाद के बाद का कहां से देखें? छायावाद के बाद। ऐसा नहीं है कि केवल ये यही एक किताब है, लेकिन ये एक किताब ऐसी किताब है कि जिसमें कई अन्य सारे जो इतिहास ग्रंथ हैं उनका निचोड़ है। ये एक संपादित ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथों का संपादन और संपादित ग्रंथ। और इसमें खास बात क्या है कि जिस रचनाकार का जिस कालखंड पर सबसे अच्छा काम था
वो चीज इस इतिहास ग्रंथ में आपको मिलती है। जैसे अगर आधुनिक काल की बात करें तो इसमें आपको बच्चन सिंह का इतिहास देखने को मिलेगा, रीतिकाल की बात करें तो खुद नगेंद्र का उनमें देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये किताब हमें जरूर पढ़नी चाहिए कि रामचंद्र शुक्ल के बाद इतिहास में अन्य जो नई चीजें जुड़ती हैं और जो दूसरे नए काम होते हैं उनको किस रूप में हम देखें, उसके लिए हमें डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास देखना चाहिए। इसमें दो चीजें हैं, साहित्य का इतिहास और साहित्य की गद्य विधाएं। तो ये तो हमने बात करी साहित्य के इतिहास की, और बहुत से इतिहास ग्रंथ हैं, लेकिन आप बेसिकली अगर इन दो को ढंग से पढ़ लेंगे तो शायद साहित्य के इतिहास से जुड़े हुए सवाल यहां से बाहर नहीं जाएंगे। इसके अलावा गद्य विधाएं, तो गद्य विधाओं के लिए क्या किया जाए? हम सबको पता है कि हिंदी साहित्य में गद्य काल आधुनिक काल को ही बोला जाता है और गद्य साहित्य का उद्भव भी लगभग आधुनिक काल में आकर ही होता है। पहले एक आध उदाहरण मिलते हैं, लेकिन जो आज जिस रूप में हम गद्य को देखते हैं वो आधुनिक काल में आकर ही हमारे सामने आता है। तो गद्य विधाओं में दो रचनाकार हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह, इन्होंने लिखा है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, और एक इनकी दूसरी किताब है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। चूंकि ये किताब आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास केवल आधुनिक काल पर ही बेस्ड है, तो गद्य विधाओं को अगर हमें देखना है उनका उद्भव कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हुआ, तो उसमें ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और किताब है रामचंद्र तिवारी की गद्य साहित्य का इतिहास। ये किताबें आपको दूसरी यूनिट के लिए पर्याप्त हैं, जिसमें किन किन किताबों की हमने बात करी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरी किताब है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसको पढ़ने के बाद आप इनके विचारधाराओं को आराम से समझ पाएंगे। तीसरी किताब है डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि संपादित है, और इसकी खास बात है कि इसमें अलग अलग जो रचनाकार हैं जिनका जिस कालखंड पर बेस्ट काम है वो इसमें संपादित किया गया है। गद्य विधाओं के लिए हमें क्या करना है? रामचंद्र तिवारी का गद्य साहित्य का इतिहास और डॉक्टर बच्चन सिंह का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये हमने बात करी पहली और दूसरी यूनिट की। अब हम बात करते हैं तीसरी यूनिट साहित्य शास्त्र की। साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र ये एक ऐसी यूनिट है जिसमें विद्यार्थियों को, पढ़ने वाले को लगता है कि बहुत मुश्किल है, कुछ लोगों की बहुत आसान लगती है। अगर सीधे शब्दों में देखा जाए तो ये हिंदी का गणित है। इसमें दो भाग हैं, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। भारतीय में हम क्या पढ़ते हैं? इसमें रस सिद्धांत, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, इन सब सिद्धांतों की हम इसमें बात करेंगे। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हमें अलग अलग विचारकों को पढ़ना है, प्लेटो, अरस्तु, लोनजाइनस, क्रोचे, वर्ड्सवर्थ, इन सब के बारे में हमें बात करनी है। उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए, साहित्य को लेकर उनका क्या नजरिया था, उन सब की बात करनी है। तो इसमें दो पार्ट है, भारतीय और पाश्चात्य। इसमें दो किताबें महत्वपूर्ण हैं, एक तो भगीरथ मिश्र भारतीय काव्य शास्त्र, और एक है देवेंद्रनाथ शर्मा पाश्चात्य काव्य शास्त्र। ये दो किताबें मुख्य रूप से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दो किताबें और है, एक सत्यदेव मिश्र का काव्य शास्त्र की किताब आती है और एक निर्मला जैन की काव्य शास्त्र पर एक किताब आती है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर ये दो किताबें आप देख लेंगे तो आपका मोटा मोटी काम इससे चल जाएगा। फिर भी आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप सत्यदेव मिश्र और निर्मला जैन की किताबों को भी पढ़ सकते हैं। बाकी साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र जो यूनिट है, इस पर ये दो किताबें अपने आप में पर्याप्त हैं। अब हम बात करें चौथी यूनिट। चौथी यूनिट है वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक पृष्ठभूमि में हमें क्या करना है? इस यूनिट में हमें अलग अलग विचारधाराओं को पढ़ना है, जैसे गांधी दर्शन क्या है, अंबेडकर दर्शन क्या है, लोहिया क्या है, लोहिया दर्शन क्या है, मार्क्सवाद क्या है,
नई समीक्षा क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बात करनी है। तो हम पहले एक इतिहास ग्रंथ की बात कर चुके हैं, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये यूनिट ऐसी है कि इसमें से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं और कुछ दर्शन जो हाल ही में इसमें जुड़े हैं तो पिछले 2-3 परीक्षाओं में उनमें से बहुत ही कम सवाल देखे गए हैं। लेकिन नगेंद्र का जो इतिहास है इसमें इन सब पर सरसरे तौर पर जानकारी दी गई है। मोटा मोटी इन पर 2-2, 3-3 पन्ने आपको देखने को मिल जाएंगे और वो सब अगर हम पढ़ लेते हैं तो इसमें से काफ़ी हद तक हम सवाल सही कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ गाइड बुक्स आती हैं उन गाइड बुक्स में इनके बारे में जो दर्शन है इनके बारे में कुछ जानकारी दी होती है और वहां से सवाल बन सकता है। यहां से ज्यादातर सवाल विचारधारा के स्तर पे बनता है। तो विचारधारा इन किताबों में आपको मतलब आप नगेंद्र का इतिहास पढ़कर समझ सकते हैं या फिर जो दूसरी किताबें हैं जो प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की किताब आती है उसमें कुछ जानकारी दी गई है तो उनको पढ़कर हम ये जो वैचारिक पृष्ठभूमि है इसको समझ सकते हैं और यहाँ से बनने वाले सवालों को हल कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात करी पहली 4 यूनिट की जो सैद्धांतिकी की है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि साहित्य का इतिहास क्या है, कहाँ से लिखना शुरू हुआ, भाषा क्या है, राजभाषा अधिनियम क्या है। हाँ, राजभाषा अधिनियम इनके बारे में अगर हम जानकारी लेनी है तो जो चीज़ें वैचारिक पृष्ठभूमि की विचारधारा और राजभाषा अधिनियम इन सब की जानकारी हमें गाइड बुक में अच्छे से मिलती है, क्योंकि इन पर आप पर्टिकुलर वैसे भी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि आपको केवल परीक्षा पास करनी है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में आए, तो इसके लिए एक आध गाइड बुक्स आती है। प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, इसमें आपको राजभाषा अधिनियम की जानकारी भी मिल जाएगी। मतलब ये ऐसे विषय हैं जो राज व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, इनमें आपको संविधान के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए आप कंप्लीट लक्ष्मीकांत को नहीं पढ़ सकते। आप एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए आपको गाइड ही पढ़नी पड़ेगी या फिर खुद के नोट्स बने हुए होंगे वो ही पढ़ने पड़ेंगे। तो बहुत छोटे स्तर की जानकारी के लिए आप इनका सहारा ले सकते हैं। तो ये हमने पहली 4 यूनिट की बात करी। अब हम बात करते हैं अगली 6 यूनिट की। हिंदी कविता, हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध और आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। ये अगली 6 यूनिट जो है वो पाठ हमारे सिलेबस में लगा है, टेक्स्ट जो है वो हमारे सिलेबस में लगा है। और इनमें यूजीसी ने पर्टिकुलर, जैसे मीरा की अपन उसकी बात करें, मीरा के जो काव्य उनका लगा है, उनके लिए इन्होंने जो संपादक मंडल है या जो संपादित जिन्होंने किया पर्टिकुलर नाम दिए हैं कि आपको यही पढ़ना है। तो इसमें एक ही सजेशन हो सकता है कि आप यूजीसी द्वारा सुझाया गया टेक्स्ट पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें करने हैं। ये इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद भी कई बार लोगों का नहीं निकलता, क्योंकि उसका एक ही कारण है कि हमें सवाल करने की आदत नहीं होती। हम क्वेश्चन हल नहीं करते, हम पढ़ लेते हैं और खुद से मान लेते हैं कि ये हमें आ गया है। तो अगर आपको नेट का एग्जाम निकालना है और जेआरएफ उसमें अगर क्वालिफाई करना है तो हमें क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लगातार हम अच्छा स्कोर करेंगे अपने प्रैक्टिस में, उसके बाद परीक्षा में हम वैसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हमने बात करी कि जेआरएफ का एग्जाम कम से कम समय में कैसे निकाला जाए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आप ये 2 महीने में निकाल सकते हैं, 3 महीने में निकाल सकते हैं। ये किताबें सारी आपके सामने है, सिलेबस आपके सामने है। तो अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप इन चीज़ों को कितनी जल्दी पढ़ के, कितनी जल्दी इनको आप इनसे ग्रहण करके और आप इस सिलेबस को ढंग से समझ सकते हैं और यहाँ से सवाल हल करके आप इस लायक बन सकते हैं कि आप ये सारा हल कर सकें। तो आज हमने बात करी फर्स्ट और सेकंड पेपर की। मोटा मोटी एक बार फिर से समझ लेते हैं। फर्स्ट पेपर, इसमें 2 गाइड की हमने बात करी, दृष्टि पब्लिकेशन और मदान। इसमें 30 क्वेश्चन मिनिमम है हमें अगर जेआरएफ निकालना है। सेकंड पेपर है, इसमें आप 70 से 80 के बीच में स्कोर करते रहिए, आपकी जेआरएफ जनरल रैंक के साथ होगी, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये आज हमने बात करी कि जेआरएफ को हम कम से कम समय में कैसे क्वालिफाई करें। धन्यवाद।